गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल हमारे चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 4 लिया था, जिसमें आप लोगों को पीरियोडिसिटी से रिलेटेड 2 पॉइंट्स क्लियर किए गए। वो था एक तो जो हमारा बैक क्वेश्चन था, वो था एटॉमिक साइज का, वो डिफाइन किया प्रॉपरली एग्जांपल से। उसके बाद हमारा हुआ वैलेंसी और फिर हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीनों क्वेश्चन अगर कोई भी 2 या 3 नंबर का आता है तो एक एक एग्जाम्पल के साथ उन्हें एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, मैंने कल के जो लेक्चर 4 में से क्वेश्चन पुट किए थे वो था, हमको एटॉमिक साइज समझाना था लिथियम और पोटेशियम का, लिथियम एंड कार्बन का। तो लिथियम और पोटेशियम को जब आप टेबल में देखेंगे तो Li and K ये क्या है, एक ग्रुप से है। तो सिंपल सा आंसर था कि जब हम अप टू डाउन जाते हैं ग्रुप में तो एटॉमिक साइज क्या हो जाती है, छोटे से बड़ी हो जाती है। यही पढ़ा था, यही आपसे पूछा गया है कि एटॉमिक साइज डिफाइन कर, तो आप क्या लिखते इसमें कि लिथियम टू पोटेशियम जब हम एक ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो साइज क्या होती है, एटॉमिक साइज छोटे से बड़ी, यानी स्मॉल टू क्या कहाँ जाते हैं आप, बिग पे। और जब आप एक बड़ी साइज पे जाते हैं एटॉमिक साइज पे, तो उसका रीजन क्या रहता है, एक तो क्या होता है उसमें शेल्स जो होती हैं वो बहुत जल्दी भरती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो न्यूक्लियर चार्ज वीक रह जाता है। इसका उल्टा Li और C में आता। लिथियम से अगर आप कार्बन पे जाते हैं, इसका मतलब आप किस में जा रहे हैं, एक पीरियड में जा रहे हैं। साइज क्या होती है, बड़े से छोटी हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। साथ में ही क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने के साथ साथ सेम शेल रहती है, तो शेल पे इतना फर्क नहीं पड़ता है, सीजन से साइज कैसी हो जाती है, छोटी। थर्ड क्वेश्चन मेरा आपका था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन बताते हैं कि एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, अपनी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है किसी भी एटम की, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आपको डिफाइन भी करना था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिफाइन करोगे पीरियड और ग्रुप में, तो वो आपको भी समझा दी गई थी कि पीरियड में क्या होता है, बढ़ती है, और ग्रुप में क्या होती है, घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एंड द लास्ट वन इज वैलेंसी इन पीरियड्स, ये भी आपको समझाया गया था। पीरियड में, ग्रुप में तो हमेशा सेम थी ही, पीरियड में क्या फर्क पड़ रहा था, तो आपको एक एक एग्जाम्पल पूरी सीरीज या पूरे एलिमेंट्स की उस लाइन का एग्जाम्पल लेके इसको लिखना था, डिफाइन करना था कि जब हम एक सिंगल पीरियड में, कोई से में भी, सेकंड फर्स्ट थर्ड जो भी आप ले रहे हैं, किसी पीरियड में अगर हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है, किसी भी पीरियड में आगे बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, वैलेंसी पे क्या फर्क पड़ता है, ये +1 से कहाँ तक, +4 तक, और उसके बाद में -4 से लेकर के 0 तक क्या होती है, बढ़ती और घटती है। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है आज का, वो क्या टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखी जाए तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब जो एनर्जी हमको चाहिए किस चीज के लिए, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। तो अब मेरा सिंपल सा टॉपिक है एक, इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या है, छोटा सा है, एक छोटा एटम है और एक बड़ा एटम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन वर्ड से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एंथैल्पी, ये एंथैल्पी जो वर्ड केमिस्ट्री में यूज आता है, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है क्या, एनर्जी। क्या होता है इसका सिंपल मीनिंग, एनर्जी। ये जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। अब आप खुद सोचिए, एक छोटा सा एटम जो है उसको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी कि एक बड़े एटम को बाहर से खींचने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। सोचिए, मैंने आपको समझाया है कि जब एक एटम छोटा होता है, ये छोटा एटम, तो ये इजीली बाहर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा, तो इसको एनर्जी ज्यादा वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी ना, भाई इसको जरूरत ही नहीं है, इसकी शेल इतनी क्लोज है कि इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से वहां सेट हो जाएगा। जबकि जो एक बड़ा एटम होता है ना, इसको क्या करना पड़ता है, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को लेने के। ओके, तो इट मींस जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, उसका उल्टा है। इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी का मतलब है कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करने के लिए एनर्जी लगाता है। तो इट मींस मैं कह सकती हूँ कि एक ऐसी एनर्जी जो क्या आती है, यूज आती है, किस चीज में यूज आती है, गेन करने में, किसको, इलेक्ट्रॉन को। एक ऐसी एंथैल्पी या एक ऐसी एनर्जी जो एटम यूज लेता है गेन करने में एक इलेक्ट्रॉन को, वो उनकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। और ये सिंपल सा जो मैंने समझाया है ना, इसी से आपको पीरियड ग्रुप में समझाना है, क्योंकि साइज याद हो जाएगी ना अगर,
तो आगे के सारे पीरियोडिक जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो याद हो गए। साइज छोटी है तो इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी जो होगी वो क्या है, लेस है। कैसी है, लेस। रीजन, छोटा एटम बहुत जल्दी अपने आप ही ले लेगा आराम से, उसको जरूरत ही नहीं है एनर्जी वेस्ट करने की, तो इसको बहुत कम एनर्जी लगती है, जबकि बड़े एटम को क्या लगती है, ज्यादा। तो इसकी क्या होती है, मोर। क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, EGE। अब आते हैं पीरियड एंड ग्रुप पे, इसको समझने के लिए। पीरियड एंड ग्रुप क्या है, एक पीरियड अपन ने पढ़ा है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज बड़े से कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। छोटा कैसा रखता है, लेस। बड़ा कैसा रखता है, मोर एनर्जी। तो आप क्या लिखेंगे, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज बड़े से क्या हो जाता है, छोटा। बड़ा साइज का एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा रखता है, तो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त ज्यादा से क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घट जाती है। तो इट मींस पीरियड में क्या होती है, EGE डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज, बिकॉज ऑफ एटॉमिक साइज। ग्रुप में भी सेम ऐसा ही है, ग्रुप में क्या था, छोटे से बड़ा होता है, तो इट मींस इसकी तो कैसी है, लेस है, और इसकी कैसी है, मोर। तो अप टू डाउन जा रहे हैं तो क्या होती है, इंक्रीज। क्या, EGE। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो एंथैल्पी वेस्ट करनी है बड़े वाले को ज्यादा करनी है, इस सीजन से EGE क्या होता है, इंक्रीज होता है एक ग्रुप के अंदर। ये हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, यानी कि जो पीरियोडिसिटी से रिलेट करता है, वो क्वेश्चन आता है हमारा मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या आते हैं, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको वापस रिपीट कर दूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी। अगर एक एटम कोई एनर्जी यूज ले रहा है, किस चीज के लिए यूज ले रहा है, क्योंकि उसको गेन करना है किसी भी इलेक्ट्रॉन को। और कोई भी छोटा एटम ज्यादा एनर्जी वेस्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज जब छोटा एटम का न्यूक्लियस क्लोज है तो वो आराम से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। लेकिन एक बड़े एटम को एनर्जी ज्यादा वेस्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसमें पीरियड और ग्रुप का एटॉमिक साइज अगर आपको ध्यान रह गया तो आप आराम से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लेंगे वो होगी हमारी मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होंगी, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारा जो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इसको समझने के लिए आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है मेटल्स के बारे में। 8th में भी क्वेश्चन आपके टॉपिक था मेटल वाला, कि मेटल कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर हैं, आराम से इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें पास होती है, उनमें से हीट भी पास हो सकती है, पढ़ा है ना। तो अब हमको मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है कि पीरियड और ग्रुप में उनपे क्या फर्क पड़ता है, और बहुत इजी सा क्वेश्चन है मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो मेटेलिक कैरेक्टर्स, अब आते हैं हम, सिंपल सा एक क्वेश्चन आएगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेटल कौन सा चार्ज कैरी करते हैं, पॉजिटिव। कौन सा, पॉजिटिव करते हैं ना। अब एक एटम बहुत बड़ा है और एक एटम बहुत छोटा है, आप बताइए पॉजिटिव चार्ज पहले कौन लेगा। इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को कौन लूज कर सकता है, एक बड़ा एटम। कौन सा, बड़ा। ये एटम जो है ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच का अट्रैक्शन लेस है, बिकॉज ऑफ लेस अट्रैक्शन। इनका अट्रैक्शन इतना कम होता है कि लेस अट्रैक्शन के कारण ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देगा आउटरमोस्ट शेल से। जबकि जो छोटा एटम होता है इसमें न्यूक्लियस और शेल के बीच का अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा, तो मोर अट्रैक्शन शो करता है। क्या शो करता है, मोर अट्रैक्शन। कौन, छोटा एटम। और जब अट्रैक्शन अच्छा है तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया जा सकता इजीली, इतना इजीली बॉन्ड नहीं टूटेगा। अगर आप किसी को भी, किसी के हाथ को कस के पकड़ लोगे, बहुत पास खड़े हो, कोई बीच में कोई ऐसा बैरियर नहीं आ रहा जो उस बॉन्ड को तोड़ रहा है, तो आप उसका बॉन्ड इजीली नहीं तोड़ पाओगे। लेकिन अगर क्या हुआ, बीच में 2-3 बच्चे और लगा लिए और वो जो आपका बेस्ट फ्रेंड था वो बिल्कुल पीछे चला गया, तो कोई भी वो बॉन्ड इजीली क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। तो सेम चीज है कि एक बड़ा एटम जो है उनमें न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल का अट्रैक्शन कम होने के कारण ये इजीली कौन सा चार्ज कैरी कर लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, बिकॉज ऑफ लेस अट्रैक्शन ये क्या कैरी कर लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज। बिकॉज ये क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन्स, इजीली, बिल्कुल इजीली लूज कर देंगे। जबकि जो छोटा एटम होगा ये क्या करेगा, ये अट्रैक्शन तो क्या करेगा, ज्यादा शो करेगा इस सीजन से, लूज करेगा भी तो कैसा, बहुत लेस परसेंटेज पे। अब आ जाओ वापस पीरियड एंड ग्रुप पे। हमारे पीरियड में क्या था, पीरियड के बारे में पढ़े तो हमारी साइज जो थी वो क्या हो रही थी, बड़े से छोटी,
और हमने ग्रुप में क्या पढ़ा था, ग्रुप में हम पढ़ा था छोटे से बड़ा, यही पढ़ा था। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया छोटा एटम जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज इतनी इजीली कैरी नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है ग्रुप में तो क्या होती है, छोटे से बड़ा जा रहा है, बड़ा इजीली लेगा, इट मींस मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ग्रुप के अंदर, इंक्रीज होती हैं बिकॉज ऑफ एटॉमिक साइज, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल, ठीक है। और पीरियड में क्या होता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बड़े से क्या हो जाता है छोटा, छोटा एटम क्या करता है बहुत लेस कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा, इस सीजन से यहाँ जाते वक्त ये क्या हो जाती है मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज हो जाती है। और जब मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज हो जाती हैं तो इसी का उल्टा आ जाता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये क्या बन गए भाई, जब मेटल नहीं है तो क्या है नॉन मेटल, तो कौन सी कैरेक्टर होगी नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वो इसमें उल्टा होता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है पीरियड में, इंक्रीज होती हैं, और ग्रुप में क्या होती हैं, डिक्रीज। समझ में आया। आप लोग जब भी इसको शो करोगे मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक को, तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक में क्या करोगे, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए पहले आप मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक का सिंपल मीनिंग समझाओगे, उसका मतलब है पॉजिटिव चार्जेस गेन करना, इट मींस इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देना। और वो जब अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर रहा है तो कौन कर रहा है, एक बड़ा एटम, क्यों कर रहा है, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल का अट्रैक्शन बहुत कम है इसलिए इजीली कर देगा। छोटा एटम जो है उनका अट्रैक्शन बहुत अच्छा सा है, और जब अट्रैक्शन बहुत अच्छा है न्यूक्लियस का तो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली नहीं जाने देगा, और जब जाने ही नहीं देगा तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक पे आ गया, ये तो किस पे आ गया छोटे वाले तो नॉन मेटल पे, और बड़ा किस पे आ गया मेटल। ओके, फिर आप उसे ग्रुप और पीरियड में डिफाइन करोगे। ये आपका कंप्लीट हो गया कौन सा टॉपिक, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक। तो अब मैं वापस क्वेश्चन कर रही हूँ कि पीरियोडिसिटी जब हमने डिफाइन करी तो क्या क्या लिया, पहला हमने लिया एटॉमिक साइज, सेकंड हमने लिया वैलेंसी, थर्ड हमने लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फोर्थ हमने लिया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और फिफ्थ हमने लिया मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये पांचों पॉइंट्स जो हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं आपकी बुक में से क्रिएट होने वाले क्वेश्चंस के, ठीक है। ये तो हुआ पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी के जो क्वेश्चन आते हैं, बट ये पीरियोडिक टेबल किसने दी भी तो होंगी, दी होंगी ना, तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट थे, अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग दिया। सबसे पहले मैं अब जो आपको समझा रही हूँ वो तो है आपके 20 एलिमेंट्स को लर्न करने का तरीका। मैं हिंदी में जो वर्ड्स लिख रही हूँ वो आपको एज इट इज लाइन लर्न करनी है, उसको उसी तरीके से टुकड़ों में बोलना है। 2 से 3 बार जब आप उसे रिपीट मन में एक बार बोल लोगे तो आपको 1 से लेकर के 20 एलिमेंट तक क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है लर्न करने का तरीका, कि पीरियोडिक टेबल के वो 20 एलिमेंट्स हम कैसे लर्न करें। लर्न तो आपको पूरी पीरियोडिक टेबल करनी है, पीरियोडिक टेबल का जो तरीका है 20 एलिमेंट्स का वो तो मैं अभी आपको बोर्ड पे समझा रही हूँ। और फिर जब अपनी क्लासेस स्टार्ट होंगी, जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी, तब आपको एक चार्ट बनवाया जाएगा। अगर कोविड-19 के कारण क्लासेस में थोड़ा सा भी डिले होता है तो वो चार्ट फिर आपको वापस से कभी भी किसी एक क्लास के अंदर क्या कर दिया जाएगा, बोर्ड पे पूरा प्रॉपर्ली समझा दिया जाएगा। लेकिन अभी आपका एक सिंपल सा 20 एलिमेंट्स का जो तरीका है वो लर्न करने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको कि क्या करना है। तो उसी तरीके से आपको क्या करनी है, लाइंस लिखनी है, क्योंकि 20 एलिमेंट्स लर्न होने जरूरी हैं ये देखने के लिए कि पीरियोडिक टेबल में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या क्या समझाया, पीरियोडिक टेबल में क्या क्या दिया, क्यों डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए, ठीक है। तो एलिमेंट में फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो क्या है, फर्स्ट जो एलिमेंट था वो है, फिर आएगा ही, फिर इसके बाद में आप लोगे ली, फिर आप लोगे बी। तो ये हो गया है ही ली बी, यहां छोड़ देना, गैप देके लिखना है, गैप दे करके ही आपको बोलना है। तो फर्स्ट लाइन जो आपकी बनी दैट इज है ही ली बी, हो गया। अब आगे चलते हैं हम, यहाँ पे कॉमा लगा लेना चाहे से, फिर आप लेना ब, क, न, ओ, फ, नी। तो हमारी फर्स्ट लाइन जो बनी 10 एलिमेंट की वो क्या है ही ली बी बकनौ फनी, ये हो गए 10 एलिमेंट। अगर आप इसको 2 से 3 बार मन में बोल लोगे ना तो 10 एलिमेंट लर्न हो जाएंगे। मैम हिंदी में थोड़ी ना लिखना है, इसके सिंबल हो गए है ही ली बी, फिर ब, क, न, ओ, फ, नी, ये हो गए 1 से लेकर के 10 एलिमेंट्स जिस नंबर पे आते हैं। ये आपका हो गया तरीका इन 10 एलिमेंट्स को लर्न करने का, क्योंकि मैं जानती हूँ कि 8th और 9th में मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो एलिमेंट्स वाला टॉपिक छोड़ देते हैं
और अब आपको छोड़ना नहीं है, एटलीस्ट 10th के अंदर आपको 32 से लेकर के 36 एलिमेंट यानी 32 टू 36 एलिमेंट्स तो लर्न होने जरूरी है। तो 20 तो आपको इस तरीके से होंगे, और पूरा चार्ट जो है वो भी आपको लर्न हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा हिंदी में, ऐसा तो है नहीं हम अंग्रेज या पूरी इंग्लिश ही आती है, हिंदी आपको पढ़नी पड़ती है। तो हिंदी में जो लाइंस दिखाई जाती है उसको 2 से 3 बार अगर आप ये बोलोगे तो 20 हो गए, और जब वो लाइंस प्रॉपरली जो चार्ट होगा उसकी जो हिंदी लाइंस बनेगी वो अगर आप लर्न कर लेते हो तो आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या है, ही ली बी बकनौ फनी 10 एलिमेंट्स का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स पे। फिर आता है ना मज, नामज अलसी। क्या आता है, नामज अलसी, वही 4 एलिमेंट्स पे ब्रेक लगा देना और कॉमा लगा लेना, नामज अलसी। फिर आएगा पस्कल अरकक्का, पस्कल पस्कल अरकक्का अर का, ये हो गए आपके 20 एलिमेंट्स। ब्रेक कहाँ लगाना है, किस तरीके से रिपीट करना है, वो है ही लीबी बकनाऊ फनी, है ही लीबी बकनाऊ फनी, एक 3 बार बोलो, लाइन कंप्लीट हो गई, एलिमेंट्स लर्न हो गए। जो थोड़ा वीक है बच्चा, नहीं समझ आ रहा, 4 to 5 बार अगर इसको रिपीट पढ़ लोगे तो लर्न हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज नामजलसी पस्कलर कक्का, नामजलसी पस्कलर कक्का। अब इनके सिंबल्स क्या बनेंगे, ना मज अल सी पस कल अर कक का, that is sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium and calcium। ये हो गए आपके नंबर 11 से लेकर के 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 एलिमेंट्स। अगर ये 2 लाइन आप लोग लर्न कर लेते हो तो ही आप प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर पाओगे, तो ही आप पीरियोडिक टेबल जिन साइंटिस्ट ने दी है, जहां अपन स्टार्ट करेंगे अब जो, वो समझा पाओगे। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस आपको अपनी कॉपी में लिख लेनी है, इसको 3 से 4 बार दोनों लाइंस बोलो, 2-3 दिन बोलो, पूरा लर्न हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलोगे लाइफ में। अगर आप इंटरेस्टेड हो आगे साइंस लेनी है तो फिर तो पढ़नी पढ़नी है केमिस्ट्री, तो फिर आप इसे कभी भी नहीं भूलोगे, जैसे हम नहीं भूले वैसे आप भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये हुआ एलिमेंट्स लर्न करने का तरीका। अब जो हमारा टॉपिक बनता है इस चैप्टर में वो है, टॉपिक एक ही नहीं है, 3 से 4 टॉपिक है, उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जो अब टॉपिक बनेगा वो है किन किन ने पीरियोडिक टेबल दी और क्या क्या समझाया। ठीक है, तो हमारे जो अब साइंटिस्ट आएंगे वो है, हमारे साइंटिस्ट का नेम है ड्रॉबेनियर, ड्रॉबेनियर। ड्रॉबेनियर, ड्रॉबेनियर जो थे, इनने क्या किया, क्या बोला, क्यों ली गई इनकी टेबल, बहुत अच्छी सी टेबल थी क्योंकि बहुत छोटी सी टेबल थी, 9 एलिमेंट्स की टेबल बनाई। अभी 118 एलिमेंट है, इनने जब सर्च किया तो सिर्फ 9 एलिमेंट सेट कर दिए और बोला हो गया ये एलिमेंट है और ये इस तरीके से बिहेव करेंगे। क्या बिहेव करेंगे, वो क्या समझाया, इनने बोला 3 एलिमेंट्स का क्या होगा, ग्रुप होगा, 3 एलिमेंट्स का क्या होगा, ग्रुप। एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, पहले सिर्फ समझा रही हूँ, लाइक ए बी एंड सी, ये 3 एलिमेंट्स हैं, ए और सी, इन दोनों का जो क्या होगा, मास होगा। क्या होगा इन दोनों का जो मास, उनको क्या कर देंगे अपन ऐड कर देंगे, और जो ऐड हुआ है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो जो एवरेज वैल्यू आएगा वो किसका मास होगा, सेकंड वाले का। ये ड्रॉबेनियर थ्योरी थी पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल जो ड्रॉबेनियर के थ्रू दी गई थी, इसमें 9 एलिमेंट्स को सेट किया गया। इसमें ड्रॉबेनियर ने क्या किया, 3 एलिमेंट्स का सेट बना लिया, 3 एलिमेंट के क्या कर लिए, 3 सेट बना लिए, क्योंकि उनके पास सिर्फ 9 एलिमेंट थे। 3 एलिमेंट का सेट बना के उन्होंने थ्योरी क्या दी, उनने बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है ग्रुप में, वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को मैं सम करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा, तो जो भी वैल्यू आएगी वही सेकंड वाले की क्या है, मास होगा। लेकिन ये इसके 9 एलिमेंट्स के आगे प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि 118 एलिमेंट पे एक साइंटिस्ट के थ्रू दी गई वैल्यू प्रॉपर्ली नहीं हो सकती, क्योंकि आगे और भी साइंटिस्ट आए जिनने अलग अलग एलिमेंट सर्च किए बताए हैं। तो ड्रॉबेनियर में फर्स्ट क्वेश्चन आता है कितने कितने एलिमेंट्स का ग्रुप बना,
तीन तीन एलिमेंट का। कितने एलिमेंट सर्च करें? 9 एलिमेंट, क्योंकि तीन तीन के 3 ग्रुप बनाए तो 9 एलिमेंट हो गए। इसमें एक वर्ड आता है ट्राइड्स। ट्राइड्स, ड्रॉबिनियर ट्राइड्स क्या थे, क्या होते हैं ड्रॉबिनियर ट्राइड्स? ड्रॉबिनियर ट्राइड्स का मतलब था ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल विच शोज द विच शोज द प्रॉपर पीरियोडिक टेबल, जिसमें पीरियोडिक टेबल को प्रॉपर्ली डिफाइन कर रहे हैं। कैसे? ए, सी, टोटल, बी। आया समझ? अब इसको एक एग्जांपल दे देते हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का। जो लिथियम है ये क्या है? लिथियम का अगर हम एटॉमिक मास देखेंगे तो ये है 7, ठीक है। पोटेशियम का देखेंगे तो ये कितना आएगा? 39। 39 प्लस 7 कर देंगे तो कितना हुआ? 46। 46 में अभी जस्ट मैंने बताया है कि दोनों के एटॉमिक मासेस का ऐड करके 2 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना। तो 46 को कितने से डिवाइड कर दिया हमने? 2 से। कितना आया वो अपना? 23। और जो ये एटॉमिक मास आया ये किसका रहेगा? सोडियम का। समझ आया कुछ? ड्रॉबिनियर का कहने का मतलब ये था कि मैं जिन 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना के जा रहा हूं या जो मैं पीरियोडिक टेबल दे रहा हूं उसमें मैंने जो सेट बनाए हैं ए बी सी के, यानी 3 एलिमेंट्स के ए बी सी, तो फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक मासेस का सम जो होगा वो क्या होगा? सेंटर वाले एटॉमिक मास के इक्वल आएगा जब आप उसे 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। यानी एवरेज वैल्यू लगभग किसके बराबर होगी? सेंटर वाले की। ठीक है, ये हुआ ड्रॉबिनियर का टॉपिक। ड्रॉबिनियर के 3 मासेस का एक छोटा सा टेबल आपकी बुक में गिवन है। आप उसको जब पेजेस को देखेंगे टेबल के तो एक साइड एक छोटा सा चार्ट गिवन होगा जिसमें 3 का सेट होगा। अब आता है कि अगर एक थ्योरी दी गई है तो इसकी कोई कमी भी तो रही होगी। मैंने अभी जस्ट समझा दी थी कि 3 एलिमेंट्स का ग्रुप 118 एलिमेंट्स पे सेट नहीं हो सकता था। क्या आप 3 करते हुए पढ़ोगे? नहीं ना। ये तो जरूरी नहीं है कि मैं अगर कभी भी सम निकालूंगी 3 एलिमेंट का तो हमेशा सेंटर 2 का तो हमेशा सेंटर को फॉलो करेगा। नहीं, इनका सबसे बड़ा मिस्टेक ये रह गया कि इनने सिर्फ 9 एलिमेंट्स का ही सेट बनाया और फर्दर सर्च ही नहीं करा। 9 एलिमेंट्स के बाद में इनका रूल फॉलो नहीं हो पाया। ये इनका सेकंड डीमेरिट था। फर्स्ट डीमेरिट 9 एलिमेंट्स का सेट बना, इसके फर्दर एलिमेंट्स नहीं थे। सेकंड जो वर्ड है जो इनका डीमेरिट रहा वो डीमेरिट क्या था कि इनके 9 एलिमेंट्स के अलावा वो आगे के काफी एलिमेंट्स पे क्या नहीं हो रहा था? फॉलो नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ड्रॉबिनियर ट्राइड्स। ट्राइड्स का मीनिंग याद रखना, ट्राइड्स का मतलब 3 का एक बंच या एक सेट क्या कहलाता है? ट्राइड्स कहलाता है। तो ये ड्रॉबिनियर ने दिया था। ड्रॉबिनियर की इस मिस्टेक के बाद में जो साइंटिस्ट आए थे यानी जिनने पीरियोडिसिटी को या पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करा वो थे न्यूलैंड। कौन थे? न्यूलैंड। न्यूलैंड ने बहुत अच्छी पीरियोडिक टेबल दी थी, काफी अच्छे पॉइंट्स थे। वो कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था इसलिए उसकी वो जो टेबल थी वो आगे डिसएग्री कर दी गई और फिर थर्ड साइंटिस्ट आए थे। तो अभी हम पढ़ते हैं सेकंड जिनने पीरियोडिक टेबल दिया वो थे न्यूलैंड। कौन थे? न्यूलैंड्स लॉ। न्यूलैंड ने भी पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करने के लिए एक लॉ दिया था। ठीक है, अब न्यूलैंड ने क्या समझाया, न्यूलैंड क्या बोले उसके बारे में? न्यूलैंड ने बोला कि ड्रॉबिनियर का जो रूल है 3 एलिमेंट्स का वो ठीक है, क्योंकि जब टेबल में सेट किया जाता है और ज्यादातर एलिमेंट्स को देखा जाता है तो फॉलो कर रहे हैं। न्यूलैंड ने एलिमेंट्स 9 पे से हट करके कितने सर्च कर लिए? 54। कितने? 54। 54 एलिमेंट्स लगा दिए। 9 थे अब 54 हो गए। 54 एलिमेंट्स सेट कर दिए। 54 एलिमेंट्स के साथ में इनने क्या करा? इनने एक पॉइंट बोला कि आगे इट मींस फ्यूचर में क्या नहीं होगा? मोर एलिमेंट सर्च नहीं होंगे। कोई एलिमेंट है ही नहीं। उनका कहना है 54 ही एलिमेंट है, उसके अलावा एलिमेंट ही नहीं है ही नहीं कुछ, मैंने सर्च कर दिया उतना ही। तो ओवर कॉन्फिडेंस जो था इनका वो गड़बड़ कर गया काम। ठीक है, तो ये हो गया इनका 54 एलिमेंट्स का सेट बनाया इनने। इनका फ्यूचर मोर एलिमेंट सर्च नहीं होने का जो मिस्टेक था वो इनका डीमेरिट बन गया न्यूलैंड का। न्यूलैंड ने जब एलिमेंट सेट किए तो उनने उसमें ब्लॉक्स बनाने स्टार्ट किए, ऐसे जो आप अभी भी बनाते हो पीरियोडिक टेबल में, इस तरीके से बॉक्सेस बनाते हो ना, ये उनने बना दिए थे। इनमें प्रॉपर्ली उनने बोला कि मैं एलिमेंट्स को सेट कर रहा हूं, तो न्यूलैंड का जो लॉ था उसका नेम रखा गया ऑक्टेव रूल। कौन सा रूल? ऑक्टेव। ऑक्ट का मतलब 8 है, तो ऑक्टेव का मतलब 8 एलिमेंट का सेट। ड्रॉबिनियर ने तो कितने का बनाया? टी से याद रखना 3, तो उन्हें ट्राइड्स पे कितना सेट बनाया? 3 का। ऑक्टेव जो है वो क्या है?
ऑक्टेव का 8 एलिमेंट्स का क्या बनाया गया, एक सेट बनाया गया। इन 8 एलिमेंट्स में उन्होंने क्या बोला कि ये म्यूजिकल नोट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, म्यूजिकल नोट्स। क्या है म्यूजिकल नोट्स, सारे गामा पादा नीसा आ गया, सानी धापा मागा रेसा। वापस से उल्टा चलते हैं ना अपन, क्या सारे गामा पादा नीसा, सा पे जहां पटकोगे वहीं से वापस रिपीट होता है और वापस से 8वां एलिमेंट वही आ जाता है जो आपने स्टार्ट किया था। इनने वही चीज बोली, मतलब ये जो इनने नोट्स बनाए खुद के या जो इनका पीरियोडिक टेबल बना वो किस पे था, इनके म्यूजिकल नोट के ऊपर। इनने बोला कि मेरी टेबल में सेट हुआ हुआ जो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा। क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट। वो नेक्स्ट आने वाले कौन से एलिमेंट के, एट्थ एलिमेंट के। कौन से, एट्थ एलिमेंट के इक्वल प्रॉपर्टीज शो करेगा। इक्वल केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। ये इनका रूल था या इनका लॉ था। तो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल क्या था या लॉ क्या था। न्यूलैंड ने भी पीरियोडिक टेबल को प्रॉपर्ली डिफाइन करने की कोशिश करी। उनने पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सेट करा वो क्या था, 54 एलिमेंट्स। 54 एलिमेंट्स में वो 8-8 का बंच बना करके समझाना चाहते थे कि जिस तरीके से म्यूजिकल नोट्स होते हैं 8-8 के, उसी तरीके से क्या है, ये एलिमेंट्स भी सेट होंगे। हर फर्स्ट एलिमेंट, जैसे सारे गामा से वापस से आप स्टार्टिंग पे आ जाते हो उल्टा चल के, हर फर्स्ट एलिमेंट आगे आने वाला, हाइड्रोजन फर्स्ट पे आता है और ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है। तो इनके बेस पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होने चाहिए, सेम प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन कोई प्रॉपर्टी, कोई केमिकल रिएक्शन कर रही है तो इनके बेसिस पे हाइड्रोजन भी उसमें आना चाहिए। समझे, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, ये बोला इनने। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के 8 के बेस पे इनने बोला कि 8वां लोगे तो वापस से उसका नेक्स्ट 8वां जो होगा, जैसे मैं ऑक्सीजन पे चली गई फिर उसका 8 आगे बढ़ी तो 8वां आया, तो हर नेक्स्ट 8वां एलिमेंट जो होगा वो म्यूजिकल नोट्स के साथ चलेगा, यानी कि सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, ये हो गया न्यूलैंड का लॉ। अब न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी कि फ्यूचर एलिमेंट होंगे ही नहीं। मैंने जो बोल दिया ना वही एलिमेंट है, उसके अलावा कभी भी आगे फर्दर कोई साइंटिस्ट नहीं सर्च कर पाएगा क्योंकि है ही नहीं। तो ओवर कॉन्फिडेंस फर्स्ट इनकी डीमेरिट रह गई, गलती थी इनकी। सेकंड, इनने क्या करा, जब ये इसमें म्यूजिकल नोट्स को सेट कर रहे थे तो इनने इस ब्लॉक के अंदर, यानी कि जो इनके बॉक्सेस थे, इसमें 2 एलिमेंट को सेट कर दिया एक ही ब्लॉक में। यानी एक स्लॉट के अंदर इनने कितने एलिमेंट डाल दिए, 2 एलिमेंट्स डाल दिए। वो इनकी सेकंड मिस्टेक थी। और जो इनका खुद का रूल था वो कैल्शियम के आगे फॉलो नहीं हो पा रहा था। इनकी टेबल में जो कैल्शियम था उसके आगे रूल फॉलो ही नहीं हो पा रहा था। ये इनका थर्ड मिस्टेक। तो क्या क्या डीमेरिट्स हो गई इनकी, फर्स्ट डीमेरिट हो गई ओवर कॉन्फिडेंस होना, क्योंकि फर्दर एलिमेंट सर्च नहीं होंगे। सेकंड डीमेरिट इनका क्या रह गया कि इनने 2 एलिमेंट्स को एक साथ सेट कर दिया एक ही स्लॉट के अंदर। और जो थर्ड इनका मिस्टेक रहा है, जो थर्ड डीमेरिट रह गई इनके पूरे उसमें, वो क्या थी कि कैल्शियम के आगे इनका रूल क्या नहीं हो पा रहा था, फॉलो नहीं हो पा रहा था। ठीक है, ये हो गया न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी जो होगी वो डिपेंड करेगी। इनने इन 8 एलिमेंट्स के लिए क्या बोला कि 8 एलिमेंट्स में कैसे सेट कर रहा हूं, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के बेस पे। किसके बेस पे, बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के बेस। यानी फर्स्ट का अगर एटॉमिक मास 1 है तो 2 लगाऊंगा, 3 लगाऊंगा, 4, 5 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट होगा। तो एटॉमिक मासेस का बढ़ता हुआ सीरीज सेट करा, और जो ड्रॉबेनियर थे उनने भी एटॉमिक मासेस का बढ़ता हुआ सीरीज सेट करा। अब इनकी इन तीनों मिस्टेक्स के बाद में जो थे न्यूलैंड के, वो थे मेंडलीव। कौन थे, मेंडलीव। तो जो हमारे थर्ड साइंटिस्ट आए न्यूलैंड लॉ के बाद में वो थे मेंडलीव। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बाद में कुछ ही रह गया था, कुछ पॉइंट्स रह गए थे, या हम ऐसे कहते हैं कि काफी एलिमेंट्स रह गए थे जिस सीजन से नया टेबल सेट हुआ। बाकी मेंडलीव ने काफी अच्छे पॉइंट्स डिफाइन किए थे। तो मेंडलीव ने क्या बताया, थर्ड जो लॉ लिया गया वो थे मेंडलीव। मेंडलीव ने जो टेबल ली उसमें क्या करा, इनने सेट करे 62 एलिमेंट्स, 62। इन 62 एलिमेंट्स को उन्हें पीरियोडिक टेबल में सेट कर दिया। उनने कहा कि जो न्यूलैंड ने बोला है, जो ड्रॉबेनियर ने बोला है कि लगभग सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो एक एटम, बढ़ते हुए एटॉमिक जो उनके मासेस हैं उसके बेसिस पे सेट किए जाए। इनने भी कर दिया। जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था वो सेट कर दिया एटॉमिक मासेस का, 62 एलिमेंट एक टेबल में सेट भी कर दिए।
फिर जरूरत क्या पड़ी, चल तो रहा था, न्यूलैंड का भी चल रहा था, न्यूलैंड के टेबल में कर देते सेट। इनने एक पॉइंट बोला कि फ्यूचर में अगर एलिमेंट सर्च होगा, जोन ने कहा था होगा ही नहीं, इनने वो चांस छोड़ दिया कि फ्यूचर में जो एलिमेंट सर्च होगा ना उसके लिए मैं क्या छोड़ रहा हूँ, ब्लैंक प्लेस छोड़ रहा हूँ। कैसे ब्लैंक प्लेस छोड़ा इनने, इनने जैसे एक बॉक्स लिया, इसमें जो एटॉमिक मास आ रहा है वो आ रहा है 3। अब इनको डायरेक्ट जो मिला वो मिला 9 वाला, बीच के कहाँ गए, तो इनने उस टेबल ऐसे बोला, ऐसे नहीं कि वहां पे 8 है बॉक्स खाली छोड़ दिया और फिर 90 पे 90 को लगाया, नहीं, उनने कहा बीच में जो प्लेस छोड़ा जा रहा है वो किस चीज के लिए छोड़ रहे हैं, मतलब उन्हें बोल दिया कि हाँ मेरे को नहीं मिला भाई, आगे जो फ्यूचर में साइंटिस्ट सर्च करेंगे उनको जो मिलेगा वो इस टेबल में सेट कर दिया जाएगा। तो इनने जो जो मिलते गए उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते गए, और इनका सबसे अच्छा पॉइंट जो था वो इनने क्या छोड़ा था, स्पेस छोड़ा था। लेकिन जो इनने स्पेस छोड़ा ना वो इनका डीमेरिट भी हो गया। कैसे हो गया डीमेरिट, डीमेरिट क्यों था, क्यों रह गया, 3 के बाद डायरेक्ट अगर 9 आ रहा है तो पीरियोडिक टेबल सही कैसे हो सकती है, ये इनका डीमेरिट भी था कि डायरेक्ट एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हो रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी डिफरेंस हो रहा है। 3 के बाद 9 में बहुत डिफरेंस है, 9 के बाद अगर 16 आ रहा है तो बहुत डिफरेंस, तो बहुत जल्दी सडन चेंजेस शो हो रहे थे एटॉमिक मासेस में। ठीक है, ये इनका सबसे बड़ा डीमेरिट था, किसका, मेंडलीव का। तो मेंडलीव ने 62 एलिमेंट्स को सेट करा, सेम इंक्रीजिंग ऑर्डर लिया, किसका, एटॉमिक मासेस का। इनने ब्लैंक प्लेसेस छोड़े, किसके लिए ब्लैंक प्लेस छोड़ा, आगे फ्यूचर में सर्च होने वाले एलिमेंट के। लेकिन वो इनकी मिस्टेक क्यों रह गई, उनकी डीमेरिट क्यों काउंट किया, बिकॉज जो एलिमेंट्स आएंगे सेट किए जाएंगे वो एलिमेंट्स सडन क्या दिखा रहे थे, चेंजेस। 3 से 9 वाला दिखा रहा था, 9 से 16 वाला दिखा रहा था, इतना ज्यादा चेंज पीरियोडिक टेबल में क्या कर दिया गया, डिसएग्री। ये तो नहीं कहेंगे कि डिसअप्रूव्ड हो गई थी, माना ही नहीं, मान तो रहे हैं, बुक में पढ़ रहे हैं तो माना ही होगा। लेकिन इसके बाद में जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे उनने आज का जो आप टेबल पढ़ रहे हो वो दिया था, वो थे हेनरी मोजले। कौन थे, मोजले। जो मोजले थे उनने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कोई चेंज नहीं किया, इनने जितना लिखा हुआ था वो है, लेकिन उनने जो सर्च किए ना एलिमेंट्स उनको वो उन ब्लैंक प्लेसेस पे क्या करते गए, सेट करते गए। और आज जो आप टेबल पढ़ रहे हो उसमें हम 118 एलिमेंट्स पढ़ते हैं, अभी भी सर्च चल रही है। कुछ टाइम पहले न्यूज में आया था कि कुछ फर्दर 3 to 4 एलिमेंट्स सर्च किए गए, और अगर और होंगे तो उन्हें पीरियोडिक टेबल में अलग प्लेस पे, ऐसे नहीं है कि टेबल यूं बनी हुई है तो हम उसको तोड़ ताड़ के और इसी में डालते रहेंगे, नहीं। जैसे एफ ब्लॉक अलग से निकाल दिया ना लेंथेनॉइड्स एंड एक्टोनॉइड्स का, उसी तरीके से अलग कोई ब्लॉक दिया जाएगा जो नए एलिमेंट सेट होंगे उनके लिए, लेकिन रहेगा वो किसमें, मोजले की टेबल में। अब टेबल में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थे मेंडलीव, मेंडलीव की डीमेरिट हो गई। अब आते हैं हम कि मोजले ने क्या किया। हमने जो पीरियोडिसिटी पढ़ी है वो इसी रीजन से पढ़ी, यही रीजन था मेरा कि मैं पीरियोडिक टेबल जिन साइंटिस्ट ने दी है वो थोड़ा लेट लूंगी या लास्ट में लूंगी, क्योंकि इसका उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन, इसमें स्पेशली क्वेश्चन क्या आता है, इसमें लॉ पूछ लिया गया, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल समझाओ, मेंडलीव जो है उसकी पीरियोडिक टेबल डिफाइन करो या उसका पीरियोडिक लॉ बताओ। तो जब आप इस पीरियोडिक लॉ को अपनी बुक में पढ़ोगे तो वहां एक डार्क ब्लैक कलर की लाइन आती है जो डेफिनेशन कहलाती है, उस डेफिनेशन को गौर से पढ़ना। वहां हर जगह बहुत अच्छे से पॉइंट दिया हुआ है कि पीरियोडिसिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक, पीरियोडिसिटी उसकी विशेषता है किस चीज की, एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने की। क्यों, क्योंकि इन सबने किस पे जोर दिया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे। लेकिन जो हमारे मोजले थे, जो लास्ट साइंटिस्ट हमारी बुक के बेसिस पे हैं, हेनरी मोजले, वो जो थे ना उनने सिर्फ एटॉमिक मास को ही नहीं देखा, उनने एक और चीज ऐड कर ली, दैट इज एटॉमिक नंबर। कुछ पता है आपको एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, थोड़ा बहुत, क्योंकि ये है नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है, हमने एटॉमिक एटम के बारे में, एटॉमिक साइज के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर। अब एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे याद करेंगे कि एटॉमिक नंबर और मासेस क्या होते हैं। हम मोजले की टॉपिक पढ़ने से पहले कि मोजले का क्या टॉपिक है, इससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा टॉपिक कि मास और साइज, वो नंबर क्या है। ये देखिए एटॉमिक नंबर, इसका सिंपल सा डेफिनेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ, ये या है यानी कि और, नंबर और ऑफ प्रोटॉन, स्पेशली डेफिनेशन ये होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसको शो करते हैं, एटॉमिक नंबर को। जैसे हाइड्रोजन जो है वो कितने नंबर पे आ रहा है, 1 पे, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है। लिथियम कितने पे आ रहा है, 3 पे, इट मींस इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 3 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 3 है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3। 3 पे तो लिखे हैं हम इसको बार बार। पोटेशियम है 19 पे आता है, AR है आर्गन, ये कितने पे आता है, 18 पे आता है।
तो ये सारे एलिमेंट्स जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं इनके अंदर, वही चीज इनके किसको शो करती है, एटॉमिक नंबर को। अब हम आते हैं एटॉमिक मास पे। एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस होता है, एटॉमिक मास का क्या डेफिनेशन बनता है। एटॉमिक मास का डेफिनेशन है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, n प्लस p। पांचवा नंबर का कोई एटम ले लिया मैंने, क्या होता है, अभी मैंने आपको 20 एलिमेंट्स लर्न कराए थे, उसमें क्या था, है, ही, ली, बी, ब। ब का मतलब बी यानी बोरोन, तो मैंने यहाँ पे बी ले लिया, उसका प्रोटोन नंबर कितना है p, और इलेक्ट्रॉन नंबर, सॉरी प्रोटोन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर कितना है 5, क्योंकि वो 5th नंबर पे आ रहा है, ठीक है। अब ये 5th नंबर पे आ रहा है तो मेरे को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसका एटॉमिक मास का मतलब क्या है, कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करके हम इसका क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। जितने p हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम करने पे हमारे पास क्या आता है, एटॉमिक मास आता है। तो इन दोनों के बेस पे, एटॉमिक मास के बेस पे और एटॉमिक नंबर के बेस पे, हमको क्या बतानी है, मोजले की, जो मोजले थे इनका पीरियोडिक टेबल। तो अब जो हमको लेना है दैट इज दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन सा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो किसने दी थी, मोजले ने, ठीक है, हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले ने इसमें दोनों चीजों को प्रॉपरली इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया, वो था एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, सही से सेट कर दिया। जैसे जैसे एलिमेंट्स आते गए उनको उनके जो उनका प्लेस था उस जगह पे सेट करता गया। मोजले का कोई डिमेरिट नहीं है, और जो उसका डिमेरिट है ना वो तो सबका ही डिमेरिट है, अभी तक तो वो चीज हो ही नहीं पाई जो उसका डिमेरिट है, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्लेस पीरियोडिक टेबल में अभी तक प्रॉपरली फिक्स नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया मैम, क्या प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन जो है ना अपन इसको कितने नंबर पे काउंट करते हैं, 1 पे। अगर अपन इसकी के शेल को फिल करते हैं तो उसमें सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। इसका मतलब इसको पूरी करने के लिए, पूरा फिल करने के लिए कितना चाहिए, अभी भी 1 चाहिए। इसका मतलब अगर चाहिए लेगा तो कितने पे जाएगा, -1 पे गया, इसका मतलब क्या बन गया, नॉन मेटल बन गया। और अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को एक ही इस रीजन से अगर ये लूज कर देता है तो किस पे गया, ये +1 पे, किसकी तरह बिहेव करेगा, मेटल की तरह। तो कुछ फिक्स है ही नहीं, ना मेटल ना नॉन मेटल, अभी तो ये मेटल्स में रखा गया है। जब आप ब्लॉक्स पढ़ोगे, जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो मेटल के साइज का जो फर्स्ट ग्रुप आता है उसमें सबसे ऊपर कौन सेट किया गया है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का प्लेस अभी तक फिक्स नहीं था, वो ही सबसे बड़ी डीमेरिट थी किसकी, हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो किसके थ्रू दी गई थी, मोस्टली के थ्रू। तो इनमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस को सेट किया, प्रॉपरली सर्च होते हुए एलिमेंट्स को उनके फिक्स प्लेस पे सेट किया गया। इनका सबसे बड़ा डीमेरिट रहा कि इन्हें हाइड्रोजन के बारे में फिक्स प्लेस डिफाइन नहीं किया। ये हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का टॉपिक कंप्लीट। पीरियोडिसिटी अपन पढ़ चुके हैं, एटॉमिक मॉडल्स अपन पढ़ चुके हैं। इसमें जितना भी पॉइंट बचता है, जो भी टॉपिक्स बचते हैं, वो ये टॉपिक कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि मैम अभी भी कुछ बच रहा है, कि नहीं, चैप्टर कंप्लीट है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 7। इसमें जो बचता है वो है लिटिल बिट, जैसे क्वेश्चन है, मैं बार बार ले रही हूँ लीना की या है लीना, उसमें चेंज आ जाएगा। तो जो अब आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो कल मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी चैप्टर नंबर 7 से, जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वो होगा इसमें प्रेजेंट जो क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं, इंटरनली जो बन सकते हैं, एक्सटर्नली तो करने ही, बाहर के जो हमारे क्वेश्चन आते हैं बुक में वो तो होने ही होने, लेकिन अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपको कल करवाए जाएंगे। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन नोट करवाए जा रहे हैं उन क्वेश्चन के आंसर आपकी कॉपी में हो जाने चाहिए। कल पहले, सबसे पहले हम नेक्स्ट लेक्चर में तो पहले इन क्वेश्चंस के आंसर्स को सॉल्व करेंगे, फिर इस बुक में जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं चैप्टर के, क्योंकि चैप्टर बहुत मेन है, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल सबसे मेन टॉपिक, तो वो करेंगे। बचा हुआ जो भी पार्ट है 7th का, फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इनसे रिलेटेड एक बार आप क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। इसमें जो क्वेश्चन बनते क्या बनेंगे, अब तो टेबल ही टेबल के क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खास क्वेश्चन तो है नहीं, तो सिर्फ डेफिनेशंस के क्वेश्चन बनते हैं। इस रीजन से, क्योंकि ये छोटे से टॉपिक हैं, इनमें सिर्फ क्वेश्चन डेफिनेशन के आते हैं, इसलिए मैंने इसे सबसे लास्ट में लिया है, और पीरियोडिसिटी को इसलिए मैंने बीच में लिया था। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रोबेनियर, ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा न्यूलैंड, थर्ड हमने पढ़ा मैंडलीव, और फोर्थ हमने किसको पढ़ा, मोजले, यही पढ़े। और ये
चारों ही पॉइंट्स जो हैं इनकी सिर्फ आपको क्या लिखनी है, डेफिनेशन। क्या लिखनी है, डेफिनेशन, कंप्लीटली डिफाइन करना है, और वो डेफिनेशन आपको आपकी बुक में प्रॉपर लिखी हुई मिल जाएगी। डेफिनेशन, साथ में ही आपको इसमें क्या लिखने हैं, इनकी डीमेरिट्स। क्या लिखनी है, डीमेरिट्स, जो कमियां थी इनकी, जिन कमियों के कारण आगे नहीं बढ़ पाए या आगे नहीं गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, वो डीमेरिट लिखनी है। तो डेफिनेशन के साथ में डीमेरिट्स लिखनी है। और एक एग्जाम्पल आपको किसका करना है, ड्रॉबेनियर का, जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ आज का होमवर्क विद टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अपन लेंगे चैप्टर नंबर 7 का, अगर कुछ भी क्वेश्चन इंटरनली क्रिएट हो रहा है वो, और ये टॉपिक कल आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।